हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं अध्याय 7 जिसका नाम है अपचयोपचय अभिक्रियाएं अर्थात रेडॉक्स अभिक्रियाएं, रेडॉक्स रिएक्शन। दोस्तों हम बात कर लेते हैं 7वें चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की। तो दोस्तों इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो मुख्य रूप से एक तो आता है ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए और दूसरा आता है जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनको संतुलित करना। अब संतुलित करने के लिए दो विधियां होती है, एक होती है अर्ध अभिक्रिया विधि और दूसरी होती है ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो इसके माध्यम से जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है इसको संतुलित किया जाता है। और दोस्तों इसके अंदर मैंने रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है इसके बारे में क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया गया है, तो आप जाके उसको देखिए। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो दोस्तों अगर मैं इसको आपको निकाल के बताऊं अलग से तो देखिए एग्जाम्पल हमारा दे रखा है क्या, तो एग्जाम्पल हमारा दे रखा है MnO4 अब इसमें आपको याद करना पड़ेगा भाई साहब ऑक्सीकरण संख्या किसकी कितनी होती है वो, और अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है वो भी सीखना है वीडियो अलग से जाके देखिए, लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करो जाके देखो सीखो। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ। देखिए Mn होता है इसका ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है तो इसको मानना है x। ठीक है, ऑक्सीजन होता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -2। केवल ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ मैं, ऑक्साइड है तो इसके लिए हो जाएगा, ऑक्सीजन होता है ऑक्साइड के फॉर्म में है तो उसके लिए हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या -2। बट वो अगर परऑक्साइड के फॉर्म में है, परऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है दोस्तों, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी -1। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्साइड के फॉर्म में है तो एक ऑक्सीजन होता है इसके कितने होते हैं -2, बट यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 4, तो हम क्या करेंगे -2 × 4 कर देंगे। और ये जो ऊपर संख्या है इसको बराबर के उस साइड लिखना है जो ऊपर संख्या लिखी होती है वो ऐसे। अब इसका गुणा कर दीजिए तो x -8 बराबर -2, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2, ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर इसको घटा दो प्लस का 8 और -2, बड़ी संख्या कौन सी है प्लस की, कितने रहेंगे 6 रहेंगे प्लस के। तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आई दोस्तों +6। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो वही है, Mn को माना x, ऑक्सीजन होता है ये वो संख्या में 4 है, एक ऑक्सीजन का हो जाएगा -2, बाकी ऊपर -2 लिखा उसको बराबर इस साइड लिखा, फिर हम इसको पुटअप करेंगे तो आगे जाके क्या मिल जाएगा +6। ठीक है, तो ऐसे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया किन्हें कहते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने इंक्लूड कर दिया तो पढ़ लेते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का तुल्य मात्रा में अपचयन होता है। तो एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, तो इसी को हम बोलते हैं दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, Mn2O3 में Mn का, HNO3 में N का, Cr2O7-2 में Cr का, ClF3 में Cl का, PO4 3- में P का और POCl3 में P का। तो ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, ये जो 6 एग्जाम्पल होते हैं इसको मैं आपको बताता हूँ ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए Mn होता है संख्या में 2 है लेकिन एक का हमको मानना है x, तो यहाँ पर हो जाएगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी तो x, संख्या में 2 है तो इसकी संख्या होती है नीचे उसको गुणा कर देना उसके साथ में, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है -2, ऑक्साइड के फॉर्म में हो तो, और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 × -2 कर देंगे बराबर 0, इसका गुणा होगा बाकी वही रहेगा 2x, 3 और -2 तो कितना हो जाएगा -6, गुणा होगा तो 0, x बराबर कितना होगा, देखो -6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये संख्या गुणे में है तो वो नीचे जाएगी, तो अब इसका भाग दो तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, और यहाँ पर जो आया मान वो कितना है +3। ठीक है, तो जो Mn होता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है +3। आ रही बात समझे?
अगले की बात करते हैं, HNO3 की। इसमें नाइट्रोजन की ज्ञात करनी है, तो नाइट्रोजन को मानना आपको X, बाकी इधर है हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या होती है +1 प्लस X प्लस ऑक्सीजन संख्या में कितने हैं 3, और एक ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 बराबर 0। तो यहाँ पर 1 प्लस X और ये गुणा हो जाएगा तो -6 बराबर 0। देखो -6 प्लस का 1 कट जाएंगे तो कितने बचेंगे -5। उधर जाके कितना हो जाएगा +5 -5 +5। उधर जाके माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा 5। तो जो आपका नाइट्रोजन है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है +5। ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्रोमियम की ज्ञात करनी है, तो क्रोमियम को मानना X, संख्या में कितने क्रोमियम 2, तो ये संख्या आ जाएगी 2 प्लस ऑक्सीजन कितने संख्या में 7, एक ऑक्सीजन की कितनी होती है -2। अब देखो ऊपर संख्या आ रही है तो वो बराबर की उस साइड जाएगी तो -2 2x, इसके बाद हो जाएगा ये 7 इंटू -2 तो 14 हो जाएगा, लेकिन माइनस का प्लस माइनस माइनस होता है तो -14 बराबर -2 सॉरी 0 नहीं है अब ये -14 उधर जाएगा तो 2x बराबर -2 और 14 हो जाएंगे प्लस के, कट जाएगा, कितने बचेंगे यहाँ से प्लस के 12 और यहाँ पर 2x, x बराबर कितना हो जाएगा +12 डिवाइड बाय 2, ये वाला संख्या 2 होता है नीचे जाएगा तो कितना आ जाएगा +6। तो जो आपका क्रोमियम था उसका कितना आ जाएगा +6 ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है। इसमें देखो ClF3 का कितना हो जाएगा भाई साहब, तो ClF3 होता है, इसमें आपको निकालनी है Cl को, तो Cl को मानना है X प्लस F संख्या में कितने हैं 3, एक F का कितना होता है -1 ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, हेलोजन का जितने भी हैं उनका -1 होता है ऑक्सीकरण संख्या, तो -1 बराबर 0, तो X -3 बराबर 0, तो X बराबर +3, अर्थात Cl का कितना हो जाएगा +3। PO4 -3, इसमें P की ज्ञात करनी है, P को मानेंगे X प्लस ऑक्सीजन कितने संख्या में 4 और एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2 और ऊपर संख्या आ रही है माइनस का आयन आ रहा है तो वो जाएगा बराबर की उस साइड। ठीक है, तो X इसका गुणा करेंगे तो -8 बराबर -3, X बराबर कितना होगा -3 तो पहले से है, -8 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, कटाव 2, तो बड़ी संख्या कौन सी है प्लस की, तो कितने रहेंगे प्लस के 5। आ रही है बात समझे। इसको देखो, इसमें निकालनी P की ही निकालनी है, तो P को मानेंगे X प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है -2, गुणा करना है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। फिर प्लस Cl की बात है, Cl संख्या में कितने हैं 3, एक Cl का कितना होता है -1 ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, -1 बराबर 0, तो X माइनस इसका गुणा करेंगे तो वही रहेगा -2 और इसका गुणा करेंगे तो -3 बराबर 0, तो ये माइनस और ये माइनस जुड़ जाएंगे आपस में, -5 बराबर 0, तो X बराबर उधर जाएगा तो +5। तो ये है आपके ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, 6 एग्जाम्पल थे उनके सारे के सारे। अब आप लोग इसको देख लो क्वेश्चन में आंसर को। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं आराम से मैंने आपके सॉल्व करवा दिया है। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं आराम से, जिसमें मैंने आपको सॉल्व करा दिया, सारे के सारे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना सिखा दिया। इसमें आप देख रहिए Mn2O3 में +3 है, HNO3 में +5 है, Cr2O7 -2 में +6 है, ClF3 में +3 है, PO4 -3 का है +5 और POCl3 का है +5। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन समझते हैं। 4th क्वेश्चन, निम्न समीकरण को पूर्ण कीजिए। अब इसमें इस प्रकार के समीकरण जिसमें हमको पूर्ण करना है। दोस्तों इसके अंदर आपको ऐड करना है H2O को। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखो P तो है, फॉस्फोरस तो है, O और H,
O और H भी हैं, बट यहाँ पर आपको ज़्यादा क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, अर्थात यहाँ आप H2O जोड़ोगे। बाकी इसको संतुलित किया गया है, 4 3 3 और 3 आगे संख्या लिखा गया है, वो संतुलन किया है। ठीक है, तो संतुलित कैसे करेंगे तो वो सीखना है अगर, तो आप लोगों को जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ पर, और वीडियो देखना पड़ेगा पूरा। बाकी आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5वां, हैलोजन की ऑक्सीकारक क्षमता का घटता क्रम लिखिए। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ऑक्सीकारक क्षमता क्या होता है। ऑक्सीकरण नहीं है, ये ऑक्सीकारक क्षमता है। इसका कहने का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों जिसका आकार छोटा होता है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से ग्रहण करते हैं, मतलब जिनका अपचयन जल्दी से होता है उनको कहा जाता है ऑक्सीकारक, और जिनका ऑक्सीकरण जल्दी से होता है उनको कहा जाता है अपचायक। आ रही बात समझिए। अब यहाँ पर जो फ्लोरीन है उसका आकार छोटा होने की वजह से इसका ऑक्सीकारक क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, इससे कम होती है Cl2 की सॉरी, इससे कम होती है Br2 की, और सबसे जो कम होती है ऑक्सीकारक क्षमता वो होती है I2 की, क्योंकि जो आयोडीन होता है इसके जो आकार होता है वो सबसे बड़ा होता है, इस वजह से वो इतना जल्दी इलेक्ट्रॉन को आकर्षण नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 6, ऐसा ऑक्सीकारक कौन सा है जो अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन तीनों माध्यमों में कार्य करता है। तो ऐसा ऑक्सीकारक कौन सा है जो तीनों माध्यम में काम करता है, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों माध्यम में काम करता है। तो ऐसा ऑक्सीकारक हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7वां, निम्नलिखित धातुओं को उनकी सक्रियता के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो ये आपको बढ़ते क्रम में लिखना होगा सक्रियता श्रेणी के आधार पर, और सक्रियता श्रेणी अगर आपको याद करनी है ट्रिक के माध्यम से तो दोस्तों ये भी मैंने वीडियो बना रखा है सक्रियता श्रेणी को याद करने के लिए, तो जाइए देखिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों इसमें दे रखे Ag, Fe, Al और Ca। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा होगा वो कौन होगा, Ca, इससे छोटा Al, इससे छोटा Fe, इससे छोटा हो जाएगा Ag। तो सिल्वर सबसे छोटा, आयरन इससे बड़ा, एल्यूमिनियम इससे बड़ा और कैल्शियम इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डैनियल सेल में एनोड ऋण आवेशित क्यों होता है। आपको पता होगा कि डैनियल सेल में होता है एनोड वो ऋण आवेशित होता है, एनोड होता है वो ऋण आवेशित होता है, और कैथोड होता है वो होता है दोस्तों धन आवेशित प्लस। बाकी दूसरे सेलों में ऐसा नहीं होता है। अब इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों एनोड होता है इस पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जिसके कारण से वो ऋणावेशित होता है। जो आपका जिंक होता है, जिंक, वो जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, Zn+2 बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जाते हैं एनोड पर और उसके इलेक्ट्रॉन पर इकट्ठे होंगे, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे वो किस पर होंगे, एनोड पर। तो क्या हो जाएगा ये ऋणावेशित। ठीक है, ये डैनियल सेल में आपको पढ़ाया मैंने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 9वां, अपघटन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो ये अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें यौगिक होता है वो 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो उसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। जैसे कि H2O है, जल है, इसको हमने गर्म किया तो वो टूट जाएगा, एक तो H2 में और दूसरा O2 में, गैस में। ठीक है, ये लिक्विड होता है। बाकी यहाँ पर NaH है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, इसको हमने तोड़ा है तो एक सोडियम और एक H2 अर्थात गैस, हाइड्रोजन गैस। अब हालांकि ये बैलेंस किया नहीं है तो यहाँ पर 2 आगे आता है, तो ये हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। अगला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों 10वां क्वेश्चन, लवण सेतु कैसे बनाते हैं तथा इसका कार्य भी बताइए। तो लवण सेतु को कैसे बनाते हैं और इसका कार्य, एक्चुअली लवण सेतु के कार्य होते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों लवण सेतु होता है यू आकृति की एक नली होती है, यू ऐसी ट्यूब होती है यू आकृति की। ठीक है, इसको उल्टा लगाया जाता है, वैसे इस प्रकार की यू आकृति की नली होती है, इसके अंदर लवण भरे होते हैं, इस कारण से इसको कहा जाता है दोस्तों लवण सेतु। बाकी इसको पढ़िए,
यू आकृति की एक नली होती है जिसमें KCl या NH4NO3 के विलयन को एगार एगार के साथ में उबालकर नली में भरकर ठंडा करके जेली बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लवण को भरेंगे, फिर एगार एगार जो जेल होते हैं उसके साथ में इसको उबाल करके फिर नली में भरेंगे और नली में भर करके इसको ठंडा करके जेली बना लेते हैं, फिर इसमें लगाते हैं डेनियल सेल के अंदर। ठीक है, इसके काम क्या होते हैं देखिए, लवण सेतु जो होता है वो सेल में आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है। एक तो डेनियल सेल होता है, अब जब बनाएंगे इसको तो ये इस परिपथ को पूर्ण करता है। और सेकंड इसमें आएगा दोस्तों कि विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, अर्थात जो भी बिना कारण के आवेश जो उत्पन्न होते हैं जिसके कारण से विद्युत धारा में बाधा उत्पन्न होती है उसको वो बैलेंस करने का काम करता है, अर्थात विद्युत उदासीनता को बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम समझते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 11वां, S8 में S की संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अंक बताइए। तो जो S8 होता है, सल्फर होते हैं वो 8 होंगे, वो आपस में जुड़े होते हैं। तो इसमें हमको एक तो संयोजकता बतानी है सल्फर की और दूसरा सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। तो इसकी जो संयोजकता होती है वो दोस्तों होती है 2 और इसका ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है K3FeCN6 तथा Na2FeCN5NO में Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो मैं आपको ये ज्ञात करना सिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें पोटेशियम होता है वो संख्या में 3 है, तो 3 को आगे कर देने का है। और एक पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या होती है +1 +1, तो हम क्या करेंगे 3 × +1 प्लस Fe की ज्ञात करनी है, इसको मानेंगे x। CN होता है वो संख्या में 6 है और एक CN का ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, तो -1 बराबर 0। इसको पुटअप करो आगे, 3 + 1 इंटू में है, गुणे में, तो 3 आ जाएगा, प्लस x 6 - 1 इसका गुणा करेंगे तो -6 बराबर 0, +3 -6 कटेंगे तो माइनस के बचेंगे 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, +3। ठीक है, इसका देखो सोडियम कितने हैं संख्या में 2, एक सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1 प्लस FeX मानेंगे इसको, प्लस CN संख्या में 5 है, एक CN का कितना होता है -1, आपको भी बताया मैंने। ठीक है, प्लस NO का होता है 0, संख्या में एक ही है तो उसको लिखो, नहीं फर्क पड़ेगा कोई, बराबर 0। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर माइनस का मैंने लिख दिया, प्लस का 1 होता है। तो यहाँ पर इसका गुणा करेंगे 2 और प्लस का 1 तो कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। ठीक है, और x इसका गुणा करो भैया तो -5 और इसका गुणा करो, नहीं फर्क पड़ेगा 0। ये कटा दो भाई साहब, तो संख्या माइनस की ज़्यादा बड़ी है, माइनस के और प्लस के कट जाएंगे तो माइनस की संख्या 3 है बचेगी, मतलब 5 में से, और बाकी इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, +3। दोनों का सेम सेम आया ऑक्सीकरण संख्या। अब हम इसको आंसर में देख लेते हैं। देखिए इसी प्रकार से ये K3FeCN6 इसमें हमने पुटअप किया आगे तो कितना आया, +3। Na2FeCN5NO इसका हमने आगे पुटअप किया तो कितना हो जाएगा, +3। ठीक है, बाकी आप देख समझ लेना इसको। अगला क्वेश्चन 13वां, H2S2O8 में परमाणु का ऑक्सीकरण अंक बताइए। तो इसमें हमको परमाणु का ऑक्सीकरण अंक बताना है दोस्तों, तो इसमें ऑक्सीकरण अंक है +6। इसमें क्या होगा, 2 ऑक्सीजन कितने 8 हैं, उसमें से 2 ऑक्सीजन होंगे वो परऑक्साइड के फॉर्म में होंगे, या परऑक्साइड बनाते हैं जिसका ऑक्सीकरण संख्या +1 लिया जाएगा, और बाकी जो ऑक्साइड बनाएंगे उसका +2 लिया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 14वां, सोडियम अम्लगम जो कि सोडियम और Hg अम्लगम होता है, इसमें सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो सोडियम अम्लगम में सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों, धातु तथा अधातु विस्थापन अभिक्रियाओं के 2 समीकरण लिखिए। देखो विस्थापन अभिक्रिया का क्या मतलब होता है, तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि एक बंदा होता है दूसरे बंदे को अपनी जगह से उसकी जगह होती है उसको प्रतिस्थापित कर देता है, सिंपल सी बात है। और धातु में एक धातु दूसरे धातु को प्रतिस्थापित कर देता है, अधातु में एक अधातु दूसरे अधातु को प्रतिस्थापित कर देता है।
समझते इसका। देखिए धातु विस्थापन में क्या होगा, CuSO4 प्लस Zn। अब इसमें जिंक होता है वो कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा, तो कॉपर होता है वो अकेला हो जाएगा और जिंक होता है SO4 के साथ में कनेक्ट होकर के बनाएगा ZnSO4। सेकेंड अभिक्रिया हो जाएगी Cr2O3 प्लस 2Al। अब इसमें एल्यूमिनियम होता है वो क्रोमियम को प्रतिस्थापित कर देगा, जहाँ पर हम समझेंगे कि जो एल्यूमिनियम होता है वो ऑक्सीजन के साथ में मिल करके ये ऑक्साइड बना देगा और बाकी क्रोमियम होता है वो अकेला हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा धातु धातु के मध्य विस्थापन। ठीक है, अब हम समझते हैं अधातु के मध्य विस्थापन। इसमें देखिए हालांकि सोडियम धातु होता है बट इसमें H2O है, उससे हम अभिक्रिया करवाते हैं। अब H2O होता है वो दो भागों में टूट सकता है, एक तो H, अब इसको मैं अलग से लिखता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, दो तो आपके हो जाएंगे दोस्तों H और दो हो जाएंगे OH। OH और H होते वो आपस में प्रतिस्थापित हो जाएंगे, अर्थात ये जो OH होता है वो इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा, बाकी जो H होता है वो बाहर निकल जाएगा, अर्थात OH होता है वो प्रतिस्थापित कर देगा H को, तो H बाहर निकल जाएगा, बाकी OH होता है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर होगा कि Fe हालांकि धातु है बट इसमें जो H2 होता है इसमें से जो OH होता है वो प्रतिस्थापित कर देगा H को, तो H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, गैस के फॉर्म में वो दोनों, और बाकी ऑक्सीजन बचेगा। हालांकि इसमें OH नहीं जुड़ता है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है Fe के साथ में, तो Fe के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, FeO3 बन जाएगा। ठीक है, सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, ये एक्वस फॉर्म हो जाएगा जलीय, और ये सॉलिड फॉर्म होता है। बाकी ये S लिखा मतलब सॉलिड फॉर्म, AQ लिखा मतलब एक्वस फॉर्म जलीय, और L लिखा है मतलब लिक्विड द्रव, और G लिखा मतलब गैस। ठीक है, तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर आपको संतुलित करना सीखना है अभिक्रिया को तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके देखो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।